हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला मोमेंटम वनडे कप का पहला मैच, जो कि होने जा रहा है मल्टीप्लाई टाइटंस और हॉलीवुड बिग डॉल्फिन्स के बीच में। तो जैसा कि मैंने साउंड क्लिप शेयर किया था आपको चैनल में, आई होप आप सभी ने वो सुना होगा। और जो जो चीज़ें मेनली चेंज हुई हैं उन काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। आई होप आप सभी ने वो चीज़ सुने होंगे और उसके बाद थोड़ा सा तो माइंडसेट आपका हुआ ही होगा इस टूर्नामेंट के बारे में भी। तो ज़्यादा बातें उसके बारे में नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैच जो है और ये पूरा टूर्नामेंट जो है ये होने जाएगा, हुआ जाएगा सेनवेस पार्क पोचेस्ट्रूम में। एक्चुअली में ये नाइट्स माफ करना लायंस का होम ग्राउंड है, लेकिन अब तो ये न्यूट्रल वेन्यू ही हो जाएगा सभी टीम यहाँ पे क्योंकि खेलने वाली है। इनिशियली क्या होगा कि 6 टीमें ही होती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक सर्किट में ये जो कल के 2 टीम को छोड़कर लायंस होती है, नाइट्स होती है, कोबरा होती है और वॉरियर्स होती है। तो 6 टीमें होती हैं। इन 6 टीमों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप मैचेस जो है होंगे वो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। तो कल है पुल ए, मतलब ग्रुप ए के मैचेस। ग्रुप ए में 3 टीमें जो हैं वो है टाइटंस, डॉल्फिन्स और नाइट्स। तो टाइटंस और डॉल्फिन्स के बीच में मैच होने जा रहा है। वेदर की बात करें तो बारिश के चांसेस हैं। पहला इनिंग्स हो सकता है बिल्कुल सही से हो जाए, दूसरे इनिंग्स से बारिश के चांसेस हैं। अभी तक तो मुझे जो दिख रहा है, कल क्या होगा वो अभी तक तो बता नहीं सकते। पिछले सीज़न की बात करें तो पिछले सीज़न में भी टूर्नामेंट पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। मतलब पिछले सीज़न में जहाँ पे कोरोना ने अटैक किया था वहीं से अभी तक भी वो इफेक्ट चल रहा है। पिछले सीज़न में जहाँ पे मोमेंटम वनडे कप ख़त्म हुआ था उसी जगह से मोमेंटम वनडे कप शुरू हो रहा है और बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, सही बताऊँ तो पिछले सीज़न में टाइटंस बिल्कुल भी अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेल नहीं पाई थी। 5वें स्थान पर उन्होंने ख़त्म किया था और डॉल्फिन्स पहले स्थान पर वो थे जब टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, तो उनको ही चैंपियन घोषित कर दिया गया था। अगर हम ऑन पेपर देखेंगे ना तो टाइटंस की टीम हमेशा स्ट्रांग रहती है। मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स भरे पड़े रहते हैं इनकी टीम में। पिछले सीज़न में भी थे लेकिन उस तरह से रेगुलरली वो प्लेयर्स खेल नहीं पाए थे। इनके लिए हिस्टोरिकली भी और पिछले सीज़न में भी जो चीज़ सबसे मतलब ज़्यादा उनको परेशानी में डाल चुकी थी वो थी उनकी बॉलिंग। ठीक है, कभी भी टाइटंस की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग नहीं रही है। जिस बार वो चैंपियन रहे हैं तब भी नहीं। वो अलग बात है कि उनके सामने जो बैट्समैन होते हैं वो 300 350 400 के आसपास रन बना देते हैं, तो सामने वाली टीम वैसे ही घुटने टेक देती है। लेकिन सिर्फ बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके उनसे मैचेस बहुत ही कम आप देखेंगे वो जीत रहे हैं। डॉल्फिन्स की बात करी जाए तो उस तरह से बहुत बड़े बड़े नाम इनकी टीम में नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा बैलेंस है इनकी टीम में। और सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ हुआ करता था ना उनका, वो था उनका जो होम ग्राउंड है डरबन में वो। क्योंकि मैं हमेशा बता के आता हूँ कि डॉल्फिन्स एक स्पिन डिपेंडेंट टीम है और डरबन होती है स्पिन कैपिटल साउथ अफ्रीका की, और वही उनका होम ग्राउंड भी होता था। तो अपने घर पे एकदम घर बना लेते थे वो और हमेशा वहाँ पे लगभग 90% मैचेस वो जीतते थे। तो इससे एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट को फ़ायदा भी हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि कोई भी मैच डरबन में होने वाला है नहीं, तो अब देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में किस तरह से कप अप करती है डॉल्फिन्स की टीम। अभी देखो ये न्यूट्रल वेन्यू है, तो दोनों टीमें जो खेली हैं इस ग्राउंड पे उसी हिसाब से हमें कुछ बातें करनी पड़ेंगी। पिछले 3 सीज़नों में टाइटंस ने सिर्फ एक मैच खेला है जो उनको हारना पड़ा है। डॉल्फिन्स ने खेले हैं 3 मैचेस 3 सीज़नों में, एक जीत एक हार और एक नो रिजल्ट रहा है। ये कुछ परफॉर्मर थे जो पिछले सीज़न में अच्छा करके आए हैं। इनमें से टोनी डेजॉर्सी अभी टाइटंस के होकर नहीं खेलते हैं, ये शायद नाइट्स की टीम में जुड़ चुके हैं। डायरेक्टली आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। ये फिक्सचर जो है ना एक बहुत ही सही मायने में हाई स्कोरिंग फिक्सचर रहा है। रीज़न क्या है, मतलब स्पेशली डरबन के बाहर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है फिर से वही चीज़ बताऊंगा कि डॉल्फिन्स एक स्पिन डिपेंडेंट टीम है। तो डरबन में स्पिन तो चला जाता है ठीक है, लेकिन उसके बाहर स्पिनर्स उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं तो वो रन कंसीड कर लेते हैं। और टाइटंस क्योंकि हमेशा ही एक वीकर बॉलिंग लाइनअप रही है तो उनके अगेंस्ट में रन तो बन ही जाते हैं, छोटी मोटी टीम भी बना ही देती हैं। तो डॉल्फिन्स तो फिर भी उनके पास अच्छे अच्छे बैट्समैन होते हैं, तो इसीलिए ये फिक्सचर हाई स्कोरिंग रहता है डरबन के बाहर। लेकिन डरबन में चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो नोटिस करते रहो, यह है पहला मैच 308 बने, डॉल्फिन्स ने बनाया 308। टाइटंस चेस नहीं कर पाए लेकिन 296 तक बना। मैच हुआ कहाँ पे, सेंचुरियन पे। कॉमन प्लेयर्स की बात करें तो मिलर, पेलुगबायो, मुतुसामी और यहाँ से शामसी और हेनरी डेविड्स, यहाँ से थॉनिस डेब्रॉयन और फ्राइलिंग, ये कॉमन प्लेयर्स हैं जो अभी स्क्वाड का पार्ट है।
उसके बाद देखो जैसे डरबन में मैच हो गया, यहाँ पर भी टाइटंस ने अच्छा इनिंग्स खेला हुआ था, लेकिन डॉल्फिन्स की बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं हुई थी, मतलब रिवर्स हो चुका था मैच। हम डॉल्फिन्स का डोमिनेशन एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह की सिचुएशन में। लेकिन जो भी हो, जो कॉमन प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें से सिर्फ मुत्तुसामी का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मुत्तुसामी का नाम आपको यहाँ पर भी दिखा था, बैटिंग से उन्होंने कुछ करा था, यहाँ पर बॉलिंग से, और साथ में मक्कन्या डाला, ये कुछ प्लेयर्स थे। तो टाइटंस ने यहाँ पर भी अच्छा स्कोर जो है खड़ा किया था, यहाँ पर भी अच्छा स्कोर खड़ा किया, लेकिन डॉल्फिन्स की बैटिंग उनसे बेटर रही थी। अगला मैच यहाँ पर फिर से देखो 356, ठीक है, थॉयनिस डे ब्रुयन फिर से, साथ में मार्करम, बेहार्डीन, ये कुछ प्लेयर्स थे, और बॉलिंग में ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाले थे। तो डॉल्फिन्स की बैटिंग यहाँ पर भी सही नहीं रही थी। ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करे हुए थे। तो ये जो दो मैच हैं जहाँ पर आपने देखा, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि पिछले 5 मैचों में 2 मैच टाइटंस जीती है, तो ये 2 मैच ऐसे ही हैं, ठीक है, जहाँ पर डॉल्फिन्स की बैटिंग जो है बिल्कुल भी अच्छा कुछ कर नहीं पाई है। उस तरह से खास कुछ पॉजिटिव हमें देखने को नहीं मिला है पिछले सीजन में। लेकिन जो 2 मैच हुए उसकी अगर हम बात करें, वो 2 मैच ऑफकोर्स डॉल्फिन्स जीती है, तभी जाकर उनको 3-2 की बढ़त जो है हासिल हुई है। तो ये पहला मैच है जहाँ पर मैच छोटा हो गया था। डेविड्स, टोनी डेजॉर्सी जो अवेलेबल नहीं है, थॉमसन, इन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करा था। डॉल्फिन्स के होकर ग्रांट रॉल्सटन ने यहाँ पर धागा खोल दिया था पूरी तरीके से, 147 नॉट आउट, और जॉन डो के कुछ परफॉर्मेंसेस थे। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, मतलब ये है करंट स्क्वाड, ठीक है, दोनों ही टीमों का करंट स्क्वाड है जो पिछले सीजन में खेल के आए हैं। 274 अच्छा स्कोर था, थोड़ा ज़्यादा टारगेट मिला था डॉल्फिन्स को, लेकिन उसको भी 2 गेंद रहे थे, उन्होंने हासिल कर लिया। लीड किया किसने? ग्रैंट रॉल्सटन ने, ठीक है। तो बॉलिंग की हालत यहाँ पर ख़राब हो गई टाइटंस की। और आखिरी जो मैच हुआ था, जो चीज़ मैं आपको ऊपर बताने की कोशिश कर रहा था, देखो डरबन में मैच हुआ, डॉल्फिन्स ने बनाए 308, रॉयल अफसन के यहाँ पर भी रन थे, लेकिन ज़्यादा रन बनाया था जॉन डो और एकरमैन ने, ये कुछ बॉलर्स थे डाला और मार्करम जिन्होंने विकेट निकाला। टाइटंस की बैटिंग देखो कहाँ पर आ गिरी, देखो रन यहाँ पर भी बन रहे हैं, भले ही टीम ऑल आउट हुई है, लेकिन 260 स्कोर उन्होंने बना दिया है, वो भी 45-46 ओवर्स में। तो रन बनने का जो सिलसिला है टाइटंस की तरफ से स्पेशली, हमेशा वो हो रहा है। मैच का रिजल्ट डिपेंड करता है कि डॉल्फिन्स की बैटिंग कैसी होगी। जहाँ जहाँ पे डॉल्फिन्स की बैटिंग अच्छी हुई है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो हुई है, तो डॉल्फिन्स के सपोर्ट में रिजल्ट गया है, और जहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है वहाँ पर डॉल्फिन्स की बैटिंग में रिजल्ट भी अच्छा नहीं गया है। लेकिन एक चीज़ जो कॉन्सिस्टेंट रह रहा है वो है टाइटंस की बैटिंग। यहाँ पर भी देखो, मैच वो भले ही हारे हो, लेकिन 46 ओवर्स में 260 रन बुरा नहीं है। यहाँ पर 39 ओवर्स में 275 आराम से 300, मतलब 20-30 के ऊपर शायद चला जाता है यहाँ पर, अगर 50 ओवर का मैच होता तो। उसके बाद 356 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर भी 300 रन जहाँ पर डरबन में मैच हुआ, और यहाँ पर भी लगभग 300 रन उन्होंने बना ही दिया था। तो ऑन एन एवरेज 300 रन तो कहीं नहीं जा रहे हैं टाइटंस की बैटिंग पे। डॉल्फिन्स की बैटिंग थोड़ी सी भैड़ी करी है, जब भी उन्होंने अच्छा करा है मैच वो जीते हैं, जब वो अच्छा नहीं कर पाए हैं मैच हारे हैं, सिर्फ बसी बात है। और ये जो आखिरी मैच हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे मार्करम मुंसा भी अवेलेबल नहीं है, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो छोड़ देते हैं ये बात। तो ये है पूरी कहानी हेड टू हेड की, ठीक है। एक हाई स्कोरिंग फिक्सचर रहा है जो आपको ध्यान में रखना है। तो जब पहला जो टिप है इस मैच की टीम बनाने के टाइम पे जो आपको याद रखना है वो है, ये एक हाई स्कोरिंग फिक्सचर है। तो मतलब क्रेडिट सेव करने के लिए किसी बैट्समैन को अगर छोड़ रहे हो आप, तो वहाँ पे आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। कौन कौन सा जोन है, कहाँ कहाँ से ज़्यादा रन आते हैं, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, लेकिन ये है कहानी, ठीक है। बॉलिंग और बॉलरों के लिए उतना खास कुछ नहीं रहा है, फिर भी टाइटंस की बॉलिंग आप कह सकते हैं बेटर रही है। 2 मैच में इन्होंने बैटिंग कोलैप्स भी करवाया हुआ है डॉल्फिन्स का, यहाँ पर भी आपने देखा था, और यहाँ पर भी, ठीक है। और दोनों ही बार जो चीज़ कॉमन आई है ना, वो है किसी स्पिनर ने वो चीज़ लीड किया था। वैसे डॉल्फिन्स एक डरबन बेस्ड टीम है, मतलब डरबन में उनका होम ग्राउंड है, जहाँ पर स्पिन बहुत अच्छा चलता है, उनका मतलब बनता है कि वो स्पिन को अच्छा खेलें। लेकिन कहानी ऐसी है कि स्पिनरों के अगेंस्ट में ही, टाइटंस के स्पिनरों के अगेंस्ट में ही डॉल्फिन्स का जो खाता खत्म हुआ है वो हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जूनियर डाला के साथ डीन एल्गार्ड ने लीड किया था। डीन एल्गार्ड एक स्पिनर है, और यहाँ पर भी डेल स्टेल के साथ तबड़े, सामसी, एल्गार वगैरह ये थे जो ऑफकोर्स स्पिनर हैं। अच्छा, हेड टू हेड की परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर से जो जो नाम है इनमें से सिर्फ जूनियर डाला है जो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, और यहाँ से रॉबी फ्राइलिंग, और कोई भी अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड में उस तरह से कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल है मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। अच्छा, हेड टू हेड में क्या क्या चीज़ें हैं, आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा, ठीक है।
थोड़ा और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ से रन्स बने हैं, किस किस जोन से और कौन कौन से पोजीशन से हमें कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देखने को मिला है, वो चीज़ मैं आपको आगे समझाता हूँ। ग्राउंड में उस तरह से तो हम बता नहीं सकते क्योंकि ये किसी भी टीम का होम ग्राउंड क्योंकि नहीं है, लेकिन जो मैं आपको ऊपर दिखाया कि पिछले 3 सीजनों में 2 मैचेस कंप्लीट किए हैं डॉल्फिन्स ने, 1 मैच टाइटंस ने कंप्लीट किया है। तो उन मैचेस में क्या हुए हैं, कौन कौन से परफॉर्मर रहे हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत रेलिवेंट हमें देखने को चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ये है पहला मैच जो 2017 में हुआ था, डॉल्फिन्स ने बनाया था 344। ठीक है, पहलू बायो उस टीम के जो भी प्लेयर्स हैं उनमें से करंट स्क्वाड में यही अवेलेबल हैं, और यहाँ से फ्राइडिंग बॉलिंग में भी पहलू बायो के साथ मुतुसामी थे। और दूसरा जो मैच है ये हुआ था पिछले सीजन में, 262 यहाँ पर भी बना था, साथ में यहाँ पर रॉयल अफसन के साथ एलवी और एक्करमैन का परफॉर्मेंस थे बॉलिंग में ये कुछ विकेट्स। तो दोनों ही मैच में डॉल्फिन्स ने डिसेंट स्कोर खड़ा किया था। एक में तो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे वॉन वैन जार्सफील्ड खेलते थे जो इनकी टीम में, उन्होंने शतक लगाया था। और यहाँ पे रॉयल अफसन की अच्छी पारी थी, जब मतलब रॉयल अफसन भी जो आखिरी मैच यहाँ पे खेल गए हैं उन्होंने अच्छा इनिंग्स खेला हुआ है। और यहाँ पे लायंस ने हरा दिया था डॉल्फिन्स को, और यहाँ पर ऑफकोर्स डॉल्फिन्स जीते थे। और टाइटंस ने एक ही मैच खेला था जो वो हारे थे, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने 309 रन बनाए थे क्लास एंड करंट स्क्वाड मेंबर्स में से जो हैं। और यहाँ से शामशी और बिहारी ने विकेट्स निकाला था, और बड़े ही आराम से उनके जो बॉलर्स थे उन्होंने वो रन गिव अवे भी कर दिया था। तो ये है। इसके सिवाय भी अगर एक दो और मैचेस हम देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं रन्स यहाँ पे काफ़ी बन रहे हैं। एक चीज़ नोटिस करने वाली है, देखो पेसर्स को तो ज़्यादा विकेट मिलता ही है, ठीक है, और उसके ऊपर ज़्यादा कोई वेरिएशन वगैरह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कभी कभार बैटिंग कोलैप्स भी हुए हैं। उस तरह से मोमेंटम वनडे कप में नहीं हुआ है, लेकिन निचले पायदान के जो मैचेस हुए हैं ना वहाँ पर मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। देखो यहाँ पे 136 बना था, चेज हो गया, पेसर्स के ही विकेट हैं। कभी कभार ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पर स्पिनर्स ने डोमिनेट करा हुआ है, और ये चीज़ मैंने कई बार नोटिस करी है इस ग्राउंड पर। ठीक है, पेसर्स का अपर हैंड रहता है, ये कोई मतलब नई चीज़ नहीं है बोलने लायक, लेकिन कभी कभार यहाँ पे स्पिनर्स ने भी काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है। और जो बैटिंग कोलैप्स वगैरह हुए हैं ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जहाँ पे बैटिंग कोलैप्स हुआ है उसको स्पिनर ने लीड किया है। ठीक है, तो यही है, ग्राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ तो बता नहीं सकते अभी। अच्छा, प्लेइंग 11 बताने से पहले मैं पहले आपको थोड़ा सा समराइज़ करवा देता हूँ क्या क्या हमने अभी तक देखा है हेड टू हेड में, कि इस फिक्सचर में कभी भी हमें लो स्कोरिंग इनकाउंटर्स देखने को नहीं मिलते हैं। लोएस्ट स्कोर जो डॉल्फिन्स की तरफ से बना था आपने देखा वो 213 का था, उससे नीचे स्कोर नहीं गया है अभी तक। डॉल्फिन्स की तरफ से मेन जोन ऑफ स्कोर वो है लोअर ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर से। मेजोरिटी ऑफ द टाइम उनके टॉप ऑर्डर ने कुछ कुछ रन कंसीडर तो करे हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करे हैं 20-30 रन करके, लेकिन एक हाई स्कोरिंग फिक्सचर में जिस तरह का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है उस तरह का कंट्रीब्यूशन डॉल्फिन्स के टॉप ऑर्डर से हमें नहीं मिला है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स नंबर 4 to 7-8 तक यहाँ पर उनके रन्स बने हैं, एक्सेप्ट फॉर रॉयल अफसन। रॉयल अफसन जो 2 मैच उन्होंने खेला है दोनों ही बार वो टॉप ऑर्डर में खेले हैं, और दोनों ही बार उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। टाइटंस की बैटिंग ओवरऑल अच्छी रही है, चाहे वो मैच जीते हारे, और यही चीज़ है कि डॉल्फिन्स के स्पिनर्स को वो अच्छा खेल लेते हैं। डीन एल्गार और भी जो बैट्समैन की टीम के होकर थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो थे, ये स्पिन को ऑब्वियसली अच्छा खेलते थे, तो इसीलिए डॉल्फिन्स का डाल जो है गलता नहीं था टाइटंस के अगेंस्ट में। हालांकि अभी तो ये प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये देखना पड़ेगा। हालांकि डॉल्फिन्स के लिए भी चीज़ें इजी होने वाली है नहीं, क्योंकि डरबन में तो मैच होगा नहीं, तो ये चीज़ देखने लायक होगी। और अनलाइक डॉल्फिन्स, टाइटंस की टॉप ऑर्डर ने हमेशा यहाँ पर परफॉर्म करा हुआ है, और कहीं ना कहीं से हमेशा ही वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, 30-40 रन हो चाहे कुछ बड़ा इनिंग्स हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन वहाँ पर हमेशा ही आया है। और टाइटंस अभी तक इस फिक्सचर में कभी भी ऑल आउट नहीं हुई है, चाहे वो मैच जीते चाहे वो मैच हारे। तो ये है जो जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन हमने करी है हेड टू हेड से, जो चीज़ मैंने आपको ऊपर भी बताई है, और यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ और बताया। ग्राउंड के बारे में बात करें तो ये ग्राउंड बहुत हाई स्कोरिंग नहीं है, अनलेस कि कोई एक आध बड़ा इनिंग्स आ जाए। जो आपने ऊपर देखे ना 300 के ऊपर जो स्कोर्स बन रहे थे, हर बार ही किसी ना किसी का एक बड़ा शतक बना है, तभी जाके 300 के ऊपर गए हैं स्कोर, नहीं तो 260 270 मैक्सिमम 280 विनेबल टोटल है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक आध इंडिविजुअल स्कोर अगर आ जाए तो 300 के ऊपर भी स्कोर जा सकता है। दोनों ही तरह के बॉलर्स के लिए यहाँ पर हेल्प है। अगर आप हेल्प की बात कर रहे हो, पेसर्स को तो विकेट मिलते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ मैचों में स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, और जहाँ पे बैटिंग कोलैप्स वगैरह हुए हैं वहाँ पर स्पिनर्स का रोल हमें देखने को मिलता है। तो मेन जो स्पिनर्स होंगे दोनों टीमों के होकर ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, सिलेक्शन परसेंटेज देख के सेफ स्पिनर के साथ चले जाना। बड़ी लीग में ये चीज़ डेफिनेटली ट्राई करना, अगर आपको किसी बॉलर में से ट्राई करना है तो।
और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर जीती है। अगर 200 के नीचे स्कोर नहीं रह रहा है, नहीं तो ठीक ठाक स्कोर टोटल बन जाता है और चेज बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर जीत भी जाती है। प्लेइंग 11 की बात करें, दोनों ही टीमों ने अपने स्क्वाड जो है अनाउंस कर दिया। और ये जो मैंने वो साउंड में ही बताया हुआ था कि इस साल क्योंकि मैचेस कम होंगे, तो दोनों ही टीमों ने अपने पूरे सीजन का ही स्क्वाड एक साथ अनाउंस कर दिया है। और 15-16 प्लेयर्स हैं, उन्हीं के भीतर जो है टीमें अपने प्लेयर्स को ऑल्टरनेट कर सकते हैं। टाइटंस के होकर जो हो सकता है, कल के मैच में डिएगो रोसियर साथ में थॉमस डे ब्रुयन ओपनिंग करेंगे। हेनरी डेविड्स भी ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टॉप 3 मतलब यही होगा। अभी इनमें से कोई ओपनिंग पे आएंगे, कोई नंबर 3 पे आएंगे। उसके बाद ग्रैंट थॉम्सन, नील ब्रांड और सिबोनेलो मकन्या में से कोई एक। रूबिन हरमैन के कीपर होंगे, डेयान गेलियम, मैथ्यू आर्नोल्ड, काइल एबॉट। ये नाम आप ज़रूर इनके बारे में सुने होंगे, इनके बारे में भी कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आगे। जूनियर टाला, तबरेज शामसी। अभी इनमें से जो रिसेंटली 4 डे मैचेस ख़त्म हुए हैं वहाँ की बात करी जाए तो थॉमस डे ब्रुयन ठीक ठाक फॉर्म पे नजर आए थे। डिएगो रोसियर इस फॉर्मेट में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और मतलब लिमिटेड ओवर क्रिकेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर माने जाते हैं। कुछ हद तक बॉलिंग भी करवा देते हैं ये, और बड़ी इनिंग्स खेलने की एबिलिटी है, तो काफ़ी अच्छे पंट आपके लिए बन सकते हैं। अभी के लिए तो ड्रीम 11 ने उनको बैट्समैन में लिस्ट कर दिया करके रखा है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में आप इनको ऑलराउंडर में पालेंगे। हेनरी डेविड्स, इनका मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। हेनरी डेविड्स एक ऐसे प्लेयर हैं, जब भी मैचेस सेंचुरियन में होते थे ना, और टाइटंस के हमेशा ही होम मैचेस क्योंकि सेंचुरियन में होते थे, हमेशा सेंचुरियन पे वो कंसिस्टेंट रन बनाते थे। ठीक है, अभी तो ऑफकोर्स सेंचुरियन मैचेस नहीं हैं, और सीजन के शुरुआत में हमेशा इनको मौका मिलता था। उसके बाद जैसे जैसे बड़े प्लेयर्स जो हैं, जैसे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हो गए, वो अगर वापस आते हैं तो हेनरी डेविड्स के चांसेस कम हो जाते थे, लेकिन हमेशा ही शुरुआत में इनको मौका भी मिलता था, वो रन भी बनाते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो देखना पड़ेगा कल के मैच में क्या करते हैं। हालांकि स्मॉल लीग में शायद हम इनको मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन बड़ी लीग में डेफिनेटली एक ट्रायबल ऑप्शन है। हमेशा सीजन के शुरुआत में हेनरी डेविड्स रन बनाते हैं, बड़ा शायद नहीं हो, 30-40 ही हो, लेकिन रन हमेशा वो बनाते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो है कि हमेशा सीजन के शुरुआत में टाइटंस के मैचेस सेंचुरियन में होते थे, जहाँ पर कल का मैच ऑफकोर्स होने वाला है नहीं। उसके बाद ग्रैंट थॉम्सन ये टीम के कैप्टन होंगे, कुछ हद तक बॉलिंग भी करवाएंगे 6-7 ओवर की, और बैटिंग में आएंगे। बैटिंग में 4 डे मैचेस में अच्छे फॉर्म पे नहीं थे, लेकिन एक चीज़ जो समझने वाली है कि 4 डे मैच की गेम और यहाँ की गेम बिल्कुल भी अलग होती है, कोई ज़्यादा सिमिलरिटी होता नहीं है। 4 डे मैचेस में जो प्लेयर्स मतलब खास कुछ कर नहीं पाए हैं, वो 1 डे मैचेस में भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसके बाद नील ब्रांड और सिबोनेलो मकन्या में से कोई है। अभी नील ब्रांड अगर खेलते हैं तो ये आपको थोड़ा बहुत ऑफ स्पिन का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मकन्या का ये है फॉर्मर टीम, मतलब पिछले सीजन तक वो इसी टीम के आगे होकर खेलते थे, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है उनके लिए। 4 डे मैचेस में ये भी ठीक ठाक फॉर्म पे थे, कुछ कुछ मैचों में रन बनाया है, तो फॉर्म पे तो ये हैं। ठीक है, अभी देखना होगा टीम इनको इस्तेमाल करती है या नहीं, और अगर करती है तो कैसी करती है। ये थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा सकते हैं मीडियम फास्ट, और नील ब्रांड ऑफ स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। रूबिन हरमैन कीपर है, ठीक ठाक है, स्मॉल लीग में ट्रायबल नहीं है, बड़ी लीग में आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद डेयान के लिए मैथ्यू आर्नोल्ड, मोस्ट इनफॉर्म बॉलर्स में से ये हैं, और ये सीजन परफॉर्मर है। क्या होता है, टाइटंस का जो टीम मैनेजमेंट है ना, ये मैंने ऑब्जर्व करा है बहुत पहले से ही, कि ये हमेशा नाम के पीछे जाते हैं। अगर मैं पर्सनल टीम बनाना होता ना, तो मैं कभी भी काइल एबॉट को नहीं रखता अपने टीम में। क्यों नहीं रखता? काइल एबॉट एक हफ्ते पहले तक भी कोई मैच प्रैक्टिस में नहीं थे, और ये चीज़ उन्होंने खुद ही बताई हुई है कि मैं कोई मैच प्रैक्टिस में तो नहीं था, और मैं घर पे फिशिंग कर रहा था, तो अचानक से मुझे लगा कि नहीं, अभी कंफर्ट जोन से बाहर, मतलब कंफर्ट जोन मतलब घर पे बैठ के आराम करने के बाहर कुछ करना पड़ेगा, तो मैं आ गया। यही मतलब लिटरली ऐसा ही बातें उन्होंने करा है। अगर आपको पता हो, काइल अवॉर्ड हमेशा ही इस समय किसी ना किसी देश पे खेलते रहते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो अभी तो कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट उस तरह से हो नहीं रहा है, तो काइल अवॉर्ड आ गए यहाँ पे खेलने। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, टाइटंस हमेशा नाम के पीछे जाती है, तो काइल एबॉट को उन्होंने रखेंगे। मेरे ख्याल से कल के मैच आपको खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन ना ही इनके फॉर्म के बारे में मुझे कोई आइडिया है। और ऑफकोर्स रिकॉर्ड तो है ही नहीं, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए होंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उस तरह से काइल एबॉट खेले नहीं हैं। अगर मैं होता तो यहाँ पर थैंडो एंथनी और ओकुल सेले, इन दोनों में से किसी को कंसिडर करता। थैंडो एंथनी पिछले सीजन में कमाल के फॉर्म पर थे। ये साउथ अफ्रीका के एक लेजेंडरी बॉलर हैं मक्काया एंथनी, उनके बेटे हैं। कमाल की बॉलिंग करवाई हुई है इन्होंने पिछले सीजन में कोबरा से होकर, तो इनको मौका मिलना चाहिए था। या फिर ओकुल सेले जो रिसेंटली अच्छा करके आए हैं 4 डे मैचेस में, और कल के मैच में वो खेलने जा रहे हैं डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में, जो पिछले सीजन तक इनका टीम था।
तो ये दोनों डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया नाम के पीछे क्योंकि जाती है टाइटंस, तो हो सकता है काइल एवॉर्ड को प्रायोरिटी दी जाए। जैसा ही प्रायोरिटी दी जाएगा जूनियर टाला को, वो भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ नाम के पीछे जाती है, तो इन दोनों को मोस्टली प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसी रीज़न की वजह से पिछले सीज़न में उनको मतलब डूबना भी पड़ा है। पिछले सीज़न में जूनियर टाला को वो खिलाए जा रहे थे, डेयान गैलियम जो कि सीज़न की शुरुआत से बहुत अच्छा कर रहे थे, उनको ड्रॉप करके उसके बाद फिर से जूनियर टाला को इंजरी हुआ, फिर से गैलियम को वापस लाई, फिर से उन्होंने अच्छा करा, लेकिन फिर भी उनको उस तरह की प्रायोरिटी नहीं दी गई। और ये चीज़ हमेशा टाइटंस करती रहती है। और उसके बाद तबरेज शामसी, जिनको आप मिस नहीं कर सकते, काफ़ी लीथल बॉलर हैं, काफ़ी अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा इस पिच पे स्पिनर्स के लिए काम कभी कभार हो भी जाता है, तो इनको मिस करने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। डॉल्फिन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ अननोन प्लेयर्स आ सकते हैं आपकी टीम में, और आपके आपके ड्रीम इलेवन टीम में भी वो प्लेयर्स आ सकते हैं। मैथ्यू एडलान की इनके लिए ओपनिंग करेंगे, ये पहले नाइट्स के ओवर खेलते थे, खास कुछ नहीं मिला है मुझे, थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकते हैं बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता। ग्रैंड रॉयलप्सन एक और प्लेयर हैं जो 4 डे मैचेस में कतई फॉर्म पे नहीं थे, बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं थे, लेकिन वही बात कि 4 डे मैचेस में जो प्लेयर मतलब खास कुछ कर नहीं पाए, ज़रूरी नहीं कि वनडे फॉर्मेट में अच्छा ना करे, और सारे रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में हैं। और सबसे बड़ी बात कि कीपर सेक्शन में आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हेनरी क्लासन और ऑफकोर्स क्विंटन डिकॉक तो खेलेंगे नहीं। उसके बाद डेविड मिलर, ये थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं, हमेशा नीचे ही आते हैं, फिनिशर का रोल निभाते हैं, लेकिन डॉल्फिन्स की टीम में इनको हमेशा ऊपर भेजी जाती है, और इसीलिए डॉल्फिन्स की टीम के होकर इन्होंने बड़ी इनिंग्स भी खेली हुई है। बाकी किस तरह की फॉर्म पे हैं वगैरह ये तो पता नहीं है, लेकिन नाम बड़े हैं तो स्मॉल लीग में आपको लेना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा, और मुझे लगता है इस मैच में सबसे सेफेस्ट जो कैप्टन ऑप्शन बन सकते हैं ना, वो है रुआन डेशवार्ड। अभी क्या है कि ऑलराउंडर सेक्शन में ज़्यादा आप इधर उधर कर नहीं सकते, तो कुछ लोग शायद रुआन डेशवार्ड को टीम में ले भी, और कुछ लोग शायद नहीं भी लेंगे। जिन्होंने 4 डे मैचेस फॉलो करी होगी वो शायद ले भी ले टीम में, लेकिन रुआन डेशवार्ड सिर्फ टीम में लेने लायक प्लेयर नहीं है, ये कैप्टन मटेरियल है। डोमेस्टिक सर्किट में कमाल का परफॉर्मेंस रहता है इनका, मतलब बॉलिंग से खास कुछ तो नहीं उनको मौका मिलता है वहाँ पे, लेकिन बैटिंग कमाल की करते हैं। नंबर 4-5 पे भी आते हैं, 4-5 पे ही आते हैं, लेकिन वहाँ पे आकर भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े शतक लगाए हुए हैं, और बॉलिंग भी हैंडी कर लेते हैं। और जितना मैंने ऑब्जर्व करा है कि 4 डे मैचेस में रुआन डेशवार्ड को ओपनिंग बॉलिंग भी भेजा जा रहा था, मतलब टीम इनको बॉलिंग से भी इस्तेमाल करना चाहती है, और बैटिंग तो ये अच्छी खासी कर ही लेते हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा सही ऑप्शन बन सकते हैं आपकी टीम में। टीम में तो मैं ज़रूर रखने की सजेशन दूंगा, इवन अगर आपको सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन देखना है ना, तो मेरे ख्याल से अच्छे चॉइस बन सकते हैं ये। बाकी कितना बैटिंग मिल रहा है, कितना बॉलिंग मिल रहा है, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेगा, लेकिन मुझे लगता है प्रॉपरली बॉलिंग तो मिलेगी ही, बैटिंग ऑफकोर्स बाकी बैट्समैन कितना कर रहे हैं अच्छा या बुरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद खाया जोंडो, अंडीले फेलुकवायो, ये एक और बड़े नाम जो 4 डे मैचेस में खास कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन लिमिटेड ओवर क्रिकेट अलग गेम है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अगर आप 4 डे मैचेस खेले भी होंगे और वहाँ पर किसी प्लेयर को आपने देखा भी होगा कि वो अच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी उस मेंटालिटी के साथ मत आना, क्योंकि गेम बिल्कुल अलग होता है यहाँ पे। उसके बाद रॉबी फ्राइडिंग, एवर डिपेंडेंट, एवर रिलायबल, हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और हमेशा ही टीम इनके ऊपर भरोसा करती है, पिछले सीजन की शुरुआत से थे, लेकिन उसके बाद किसी रीज़न की वजह से वो एंड तक नहीं खेल पाए थे टीम के होकर। उसके बाद प्रणल सुब्रायन ये टीम के कैप्टन होने वाले हैं। ईथन बॉश, ये भी अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने जा रहे हैं। इनके जो भाई हैं कॉर्बिन बॉश, ये अभी भी शायद टाइटंस की टीम के होकर खेलते हैं, ये भी खेलते थे, लेकिन अभी ये डॉल्फिन्स की टीम के साथ जुड़ चुके हैं। उसके बाद बॉलिंग में एक बहुत ज़्यादा डिसेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, जिनका नाम है कित जचियन। अभी कित जजियन को काफ़ी लोग ले रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं कि बड़े बड़े क्रेडिट वाले प्लेयर्स खेलेंगे नहीं, तो क्रेडिट मैनेज करने के लिए लोग ले रहे हैं, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा एबिलिटी रखने वाले प्लेयर हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है रिसेंटली। जो लोअर लेवल क्रिकेट में लिमिटेड ओवर क्रिकेट जो मैचेस हुए थे वहाँ पे सेकेंड या थर्ड आए विकेट टेकर थे, और कुछ कुछ मैचों में तो उन्होंने बंचेस में मतलब 3-4 विकेट करके भी लिए हुए हैं, कमाल के स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी से। इनके टीम के होकर डैरेन डुपावियरन भी खेलते थे, जो अभी इंटरनेशनली मतलब साउथ अफ्रीका की टीम के होकर जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है इनकी बॉलिंग जो है ना डॉल्फिन्स की काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। पेस अटैक में जज्जन के आने के बाद या फिर डुपावियरन जो भी खेलते उनके साथ ये पेस अटैक भी अच्छा नज़र आ रहा है। स्पिनर के लिए मैं अभी भी मानता हूँ कि शायद इस पिच से उनको ज़्यादा हेल्प नहीं मिले, क्योंकि सुब्रायन और मुथुसमी लॉन्गर फॉर्मेट में जितना अच्छा करते हैं, शॉर्टर फॉर्मेट में उतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं इनकी बॉलिंग को कंपेयर करूँ टाइटंस की बॉलिंग से ना, तो मुझे लगता है काफ़ी
काफ़ी हद तक आगे नज़र आएगी आपको डॉल्फिन्स की बॉलिंग। ठीक है, दज्जन के बारे में तो मैं बता ही दिया। उसके बाद फ्राइडिंग है, पेडुक वायो है, यहाँ पर इथन बॉश, ये भी अच्छी खासी बॉलिंग करवा लेते हैं। रुवन डेशवार्ड इनफॉर्म बॉलर, ये सारे ही अच्छा कर लेते हैं। टाइटंस के होकर भी इनफॉर्म बॉलर हैं आर्नोल्ड और डियान गैलियम, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि इनको प्रॉपरली बॉलिंग भी ना दी जाए। बॉलिंग ज़रूर मिलेगी लेकिन हो सकता है उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा डाला और एवॉर्ड को मिले, चाहे वो कितना भी रन क्यों ना दे दे, चाहे वो विकेट ले या नहीं ले। तो यही चीज़ है। अगर आप मेरा प्रेडिक्शन मानेंगे तो ऑन पेपर करेंट फॉर्म के बेसिस पर डॉल्फिन्स की टीम मुझे काफ़ी सही नज़र आ रही है। ठीक है, टाइटंस की टीम के होकर अगर आप फॉर्म के बेसिस पर बात करेंगे तो थॉमस डे ब्रुयन, डिएगो रोसियर और कुछ हद तक शायद नील ब्रांड या मकन्ना में से जो भी खेलें, ये बैटिंग से और बॉलिंग से ये दोनों मुझे सही नजर आ रहे हैं शमशी के साथ। तो ये 5-6 प्लेयर्स हैं जो इफेक्टिव हो सकते हैं मुझे लग रहा है। और डॉल्फिन्स के होकर इस मामले में काफ़ी लंबे लंबे नाम हैं। रॉयल एप्सन, एक्करमैन, डेविड मिलर का मुझे कुछ पता नहीं है किस फॉर्म पर चल रहे हैं। रुआन डिशवार्ड, पेहलुक वायो, यहाँ से बॉलिंग में दज्जन, बॉश, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, फ्राइडिंग भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑन पेपर चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है डॉल्फिन्स की टीम कल के मैच में आपको अच्छा करके दिखा सकती है। बाकी मैच का रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो समराइजेशन जो था मैंने आपको बता दिया। कैप्टन मस्करन चॉइस की बात करें, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है बहुत सारे प्लेयर्स के जो कल के मैच में खेलने वाले हैं नहीं, तो उनके बारे में ज़्यादा बातें करके फ़ायदा नहीं है। फिलहाल के लिए जो प्लेयर्स खेलेंगे भी और डिसेंट हैं, और हो सकता है टाइम आने के बाद जब लोगों को स्क्वाड के बारे में पता चलेगा उनका परसेंटेज भी हाई होगा। उनमें से ग्रैंट थॉम्सन और थॉनिस डे ब्रुयन हैं, ये दोनों लगभग सबके टीम में ही होने वाले हैं, या पकड़ के चल सकते हो। उसके बाद हेनरी डेविड्स और डिएगो रोसियर। रिस्क लेना है बॉलरों में से शामशी, गालियम और यहाँ से मकन्या, जिनके बारे में मैंने बताया अच्छे फॉर्म पर हैं और अपने पुराने टीम के अगर खेलने वाले हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा उनको अपने पुराने टीममेट्स के बारे में और बॉलर्स के बारे में ऑफकोर्स। डॉल्फिन्स के होकर मिलर और पेहलुक वायो, इनके ये भी लोग घूमने वाले हैं और सेफेस्ट पिक होंगे। उसके बाद रॉयल ऑप्शन, लोगों ने इनका नाम सुना है कम से कम जो पिछले सीजन से खेल रहे हैं मोमेंटम वर्ल्ड कप, और अगर नाम नहीं भी सुना होगा तब भी लोग इनको लेंगे ही, क्योंकि कीपर सीजन में और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। उसके बाद एक्करमैन, और रिस्क लेना है तो रुआन डेशवार्ड, जिनके बारे में मैंने काफ़ी बातें ऑलरेडी कर ली है, और बॉलरों में से कीथ जिचन और इथान बॉश में से कोई एक। तो ये रही सारी चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का टीम फॉर्म करा है, जैसा कि आपने देखा कि टाइटंस की बैटिंग यहाँ पर अच्छी होती है। ठीक है, तो मैंने जेनुइन जो ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं अभी टाइटंस की टीम में, उनको मैंने रखा है। हेनरी डेविड्स के जगह पर अगर आपको सेफ जाना है आप रख सकते हो थॉमसन को, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। थॉमसन भी डिसेंट बैटिंग ऑप्शन है और बॉलिंग भी कुछ हद तक करवा सकते हैं, लेकिन हेनरी डेविड्स का एक ऑब्जर्वेशन मैंने आपको शेयर किया है उसी हिसाब से। बाकी स्मॉल लीग में रिस्क की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी थॉनिस डे ब्रुयन, डिएगो रोसियर तो मेरे लिए मस्ट हैव है ही। यहाँ से डियान गैलियम को मैंने रखा है। मेरे को आर्नोल्ड को लेना था लेकिन मैं स्पेस मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर आपको थॉमसन नहीं लेना है तो आप आर्नोल्ड या नील ब्रांड में से जो भी खेलेंगे, या फिर मकन्या, ये ऑप्शंस हैं, इनको आप रख सकते हो। रॉबी फ्राइडिंग को मैं नहीं रख रहा क्योंकि मुझे यहाँ पर हाई स्कोरिंग एनकाउंटर की उम्मीद है, और अगर दो विकेट भी ले लेते हैं ना तो भी मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी अगर मेरे बाकी प्लेयर सही से पॉइंट दे गए तो। ठीक है, यहाँ पर मैंने जिनको लिया है जैसे कि फेलुक वायो, गेलियम, रुवन डेशवार्ड, ये प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करवा देंगे। रुवन डेशवार्ड, फेलुक वायो तो ऑफकोर्स, और गेलियम को भी उम्मीदें तो है कि वो उनको प्रॉपरली बैटिंग शायद मिल जाए, और अगर नहीं भी मिले तो अभी टाइटंस की टीम में तो बेस्ट बॉलर हैं। बाकी कितना बॉलिंग मिलेगा नहीं मिलेगा ये वक्त बताएगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं। बॉलरों में से मैंने शामशी को रखा है, दज्जन और इथान बॉस। जूनियर टाला सेफ ऑप्शन है लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं हाई स्कोरिंग मैचेस है और आउट ऑफ फॉर्म बॉलर है ये, इसीलिए मैं नहीं जा रहा। अगर आपको फिर भी लेना है तो आप ईथन बॉस की जगह पर ले सकते हो। कीथ जजन को काफ़ी लोग ले रहे हैं लेकिन मतलब अच्छे कुछ हैं इसके लिए नहीं, क्रेडिट सेव करने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी आप देख सकते हैं क्विंटन डेकॉक को ले रहे हैं, क्लासन को ले रहे हैं, डुप्लेसी को भी ले रहे हैं। तो इसीलिए क्रेडिट उनको नहीं मिल रहा और इसीलिए क्रेडिट सेव करने के लिए वो ले रहे हैं, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा वो नहीं खेलेंगे तो आप अनडाउटेडली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कीथ जजन आपके किसी भी ओपोनेंट की टीम में शायद ही दिख जाए। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। कैप्टन मैस्करन चॉइस की बात करें तो देखिए सेफ जाना है तो मैंने बता दिया, रुवन डेशवार्ड और फेलुक वायो में से आप ट्राई कर सकते हो, और डिएगो रोसियर भी, ये तीनों ही आपको प्रॉपर बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट देंगे। फेलुक वायो थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं बस,
लेकिन मुझे लगता है प्रॉपर उनको बैटिंग मिल जाएगी। रिस्क लेना है। थॉरिस जबरन अच्छे फॉर्म पर थे और ग्रैंड रॉबिन्सन सारे रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में हैं। डेविड मिलर के बारे में मुझे पता नहीं है किस तरह के फॉर्म पर है, तो इसीलिए मैं अभी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप जा सकते हो स्मॉल लीग में, कुछ लोग इनके सपोर्ट में बना सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं दोनों टीमों के बारे में, उस चीज़ों को ध्यान में रखना। रिकॉर्ड्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है, उनको आप काम पे लगा सकते हो। और याद रखना, टाइटंस की बॉलिंग जो रही है ना, हिस्टोरिकली कभी भी अच्छी नहीं रही है, ठीक है। पिछले सीजन में दोनों ही बार डॉल्फिन्स ने इनको कूटा हुआ है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऑफकोर्स डॉल्फिन्स हिस्टोरिकली कुछ मैचों में ऑल आउट भी हुई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या मतलब किस तरह के बॉलरों के साथ टाइटन ज़्यादा इस्तेमाल करती है, आउट ऑफ फॉर्म नाम वाले बॉलर्स के साथ या इन फॉर्म कम नाम वाले बॉलर्स के साथ, ठीक है। तो उसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना अगर आपको लास्ट मैच पे सारी अपडेट्स वगैरह चाहिए तो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।